तो मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की। सिंपल हार्मोनिक मोशन जो एक ऑसिलेशन का स्पेशल केस है, जिसमें पार्टिकल हमेशा स्ट्रेट लाइन पर, कोई बॉडी हमेशा स्ट्रेट लाइन पर ऑसिलेशन परफॉर्म करती है, जिसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होता है। ठीक है, अगर एम्पलीट्यूड धीरे धीरे डिक्रीज होता है, जो जनरली प्रैक्टिकली हम हमारे चारों तरफ जो एसएचएम के केस है, ऑसिलेशन के केस है, वो देखते हैं, तो उसे हम कहते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। और उसका पूरा कॉन्सेप्ट ही अलग है। वहाँ पर हम एक्सपोनेंशियल टर्म यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक फ्रिक्शनल फोर्स या फिर हम विस्कस फोर्स की बात करें या एयर रेजिस्टेंस की बात करें, वो भी हमको काउंट करना होता है। हम यहाँ पर आइडियल केस ले रहे हैं जहाँ पर कोई फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है, कोई एयर रेजिस्टेंस प्रेजेंट नहीं है, कोई विस्कस फोर्स प्रेजेंट नहीं है। ऐसे सिस्टम के लिए हम एम्पलीट्यूड कांस्टेंट मान सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम कांस्टेंट होता है। तो वो एसएचएम परफॉर्म करता है, जिसमें एम्पलीट्यूड क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब यहाँ पर एसएचएम के कॉन्सेप्ट को हम समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास में एक स्ट्रेट लाइन पर कोई बॉडी एसएचएम परफॉर्म कर रही है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो यहाँ पर मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट जीरो है और एक्सट्रीम पोजीशन हम मान लेते हैं पॉजिटिव साइड, एक्सट्रीम पोजीशन पर x इक्वल टू प्लस ए है, और जो दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन है वहाँ पर x इक्वल टू माइनस ए है। ठीक है, दिस आर दी एम्पलीट्यूड। तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। और यहाँ पर मीन पोजीशन पर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, यहाँ पर वेलोसिटी जो होती है वो मैक्सिमम होती है, जो हमने देखा था वो होती है ए ओमेगा। ठीक है, ए यहाँ पर एम्पलीट्यूड, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और जो एक्सट्रीम पोजीशन होती है वहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, वेलोसिटी जीरो हो जाती है। और अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो उसका अपोजिट होगा। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी के टर्म में आप समझ सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में आप समझ सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होती है, वो होता है एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। पर डैम्प्ड ऑसिलेशन में वो डिक्रीज होता रहता है। अब यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल देख रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। जब कभी आपको एसएचएम, कोई पार्टिकल, कोई बॉडी, कोई सिस्टम परफॉर्म कर रहा है, ये प्रूव करना है, कैसे प्रूव करेंगे, तो वहां पर हमेशा एक कंडीशन हम यूज करेंगे, और वो कंडीशन है एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर कोई भी पार्टिकल जो मूव कर रहा है और ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है, नेगेटिव साइन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर नेगेटिव साइन नहीं है तो वो ऑसिलेशन तो परफॉर्म करेगा, पर सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म नहीं करेगा। ऑसिलेट तो करेगा पर सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो वहां पर ये नेगेटिव साइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो उसको रीस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर नेगेटिव साइन बता रहा है कि डायरेक्शन जो है वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। जब आपने किसी पार्टिकल को एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया तो एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में लगेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अगर आपने ये कंडीशन प्रूव कर दी, ये कंडीशन बता दी, कंडीशन फॉर एसएचएम आपने ऐसा बता दिया कि एक्सेलरेशन नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है, तो वो पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म करेगा। और फिर आप टाइम पीरियड भी फाइंड कर सकते हैं। और टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए आप इसमें माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये इसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ओमेगा स्क्वायर आता है, ये हमने प्रूव भी किया। तो यहाँ पर ये ओमेगा स्क्वायर से आप निकाल सकते हैं, जो कि होगा माइनस ए बाई एक्स। ठीक है, और इस ओमेगा से आप निकाल सकते हैं टाइम पीरियड। वो टाइम पीरियड निकालने के लिए आप क्या करेंगे, टाइम पीरियड निकालने के लिए यहाँ पर ओमेगा का वैल्यू निकालेंगे, और वो रूट होगा एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड का। तो यहाँ पर हमको ये बात ध्यान रखना है कि यहाँ नेगेटिव साइन तो डायरेक्शन बता रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड लेंगे, क्योंकि रूट में नेगेटिव पॉसिबल नहीं होगा। तो ओमेगा का वैल्यू निकालेंगे, और ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी। टी मतलब कि टाइम पीरियड, 2 पाई बाई टी रूट ए बाई एक्स, और इसका मैग्नीट्यूड है ना, नेगेटिव साइन नहीं होना चाहिए। और नेगेटिव वैसे भी डायरेक्शन बता रहा है। बार बार इस बातों को हम इसलिए आपको पॉइंट कर रहे हैं, क्योंकि ये बातें याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो यहाँ से टाइम पीरियड हमको पता चलेगा टी इक्वल टू 2 पाई रूट एक्स डिवाइडेड बाई ए, और इसका मैग्नीट्यूड। ओके, तो ये हमको याद रखना है। आगे हम बढ़ते हैं। हम यहाँ पर अब जो एग्जाम्पल ले रहे हैं,
ठीक है, हमने एसएचएम देखा, एसएचएम में डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन देखी, हमने एक्सेलरेशन देखा, एक्सेलरेशन की कंडीशन देखी, वेलोसिटी देखा, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन देखे, वेलोसिटी के लिए वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ देखा जो कि इलेप्टिकल ग्राफ होता है। ये सारे कॉन्सेप्ट हम अभी तक प्रूफ कर चुके हैं। अब हम एग्जाम्पल पर आ रहे हैं, एसएचएम के कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और कैसे टाइम पीरियड फाइंड करेंगे वो हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं हमारी स्क्रीन पर, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। ठीक है, तो ये अभी हम यहाँ पर रब कर देते हैं ये सारी चीज़ें, क्योंकि हम समझ चुके हैं, तो इन्हें हम हटा देते हैं। ठीक है, तो ये नोट डाउन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि हर बार कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको काम आने वाली है। ठीक है, तो हमने इनको रब कर दिया, ये नोट कर लीजिएगा आप। अब यहाँ पर हम सबसे पहला केस ले रहे हैं स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, और इसमें भी सबसे फर्स्ट केस हम देख रहे हैं, केस नंबर 1, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ऑसिलेटिंग ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक हॉरिजॉन्टल सरफेस लिया है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है और एक स्मूथ सरफेस है, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। ओके, दिस सरफेस इज स्मूथ सरफेस, means there is no loss of energy. okay, यहाँ पर अगर हमने एक स्प्रिंग से एक ब्लॉक को कनेक्ट किया, ठीक है, उसका मास m है और स्प्रिंग कांस्टेंट k है। अब स्प्रिंग के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम याद रखेंगे कि अगर हमने एक स्प्रिंग पर फोर्स लगाया F, ओके, मान लेते हैं ये फोर्स हमारा फोर्स है जो कि एक्सटर्नल फोर्स है, तो स्प्रिंग भी अपोजिट डायरेक्शन में एक स्प्रिंग का फोर्स लगाएंगे, जिसको हम कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। तो जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के। मतलब अगर आपने इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट दिया है तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा स्प्रिंग का, जो कि रिस्टोरिंग फोर्स है। तो ये स्प्रिंग का फोर्स जो होगा वो माइनस के इंटू एक्स होगा, और के यहाँ पर क्या होता है, के यहाँ पर होता है, के क्या होता है यहाँ पर, इसको कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या कहते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट। ओके, तो ये कुछ बातें याद रखना है इस डेरिवेशन को परफॉर्म करने से पहले, या स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को समझने से पहले। तो यहाँ पर हमने कुछ कुछ पॉइंट हाईलाइट किए हैं। सबसे पहला हाईलाइट, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, मतलब कि यहाँ पर फ्रिक्शन के फॉर्म में एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है। ठीक है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहाँ पर कोई एयर ड्रैग नहीं है, कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, किसी टाइप का विस्कस फोर्स नहीं है, तो हम इसे सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करवाएंगे। ठीक है, अब ये स्टार्टिंग में मीन पोजीशन पे था, कहाँ पर, x इक्वल टू 0 पर था, और हमने इसे x डिस्प्लेसमेंट दिया। ठीक है, हमने डिस्प्लेसमेंट दिया। ठीक है, अब जब इसको डिस्प्लेसमेंट हमने दिया तो इस पे फोर्स लगा, स्प्रिंग जो फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, और जो स्प्रिंग का फोर्स होगा वो हमको पता है माइनस के इंटू एक्स होगा, बिकॉज देर इज नो अदर फोर्स, देर इज नो फ्रिक्शनल फोर्स, नो एयर ड्रैग, नो विस्कस फोर्स ऑन दिस ब्लॉक, प्योर spring force is acting on the block. That's why we can write the spring force is equal to minus k into x. Okay, so this spring force can written as mass into acceleration, which is equal to minus k into x, and the acceleration now is equal to minus k by m into x. Okay, अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर हमको समझ में आ रहा है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ एक्स, मतलब हमने एसएचएम का कंडीशन प्रूव कर दिया। यही कंडीशन होता है एसएचएम का। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, जब भी कभी कोई पार्टिकल एसएचएम या कोई सिस्टम या कोई बॉडी एसएचएम परफॉर्म कर रही है, तो कंडीशन क्या है, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये प्रूव कर दिया, मतलब एसएचएम परफॉर्म करेगा। अब हम कंपेयर करेंगे, जनरल इक्वेशन क्या है, दैट इज ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये जनरल इक्वेशन है, और इससे कंपेयर करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू आ गया के बाई एम, जो कि हमको मैग्नीट्यूड देखना, तो हमने के बाई एम का नेगेटिव साइन को हटा दिया। ठीक है, अब यहाँ से ओमेगा का वैल्यू आ गया रूट के बाई एम। ओके, तो यहाँ से टाइम पीरियड आ गया टी इज इक्वल टू 2 बाई रूट एम बाई के। ठीक है, m यहाँ पर हमको पता है क्या है, मास, और k यहाँ पर क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर। क्या होता है, न्यूटन पर मीटर। मतलब यहाँ पर हमने सिंपल सा टाइम पीरियड डिराइव किया है, किसका, अगर कोई
ब्लॉक को हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा और स्प्रिंग से कनेक्ट किया, जैसा हमारे डायग्राम पे दिख रहा है, तो वो एसएचएम परफॉर्म करेगा। ठीक है, और एसएचएम का टाइम पीरियड जो होगा 2π√m/k होगा। हम वापस से थोड़ा सा टाइम पीरियड के लिए फार्मूला फिर से लिख लेते हैं। t इज इक्वल टू 2π√m/k। ओके, m ऊपर आता है, k नीचे आता है, आपको ये याद रखना है। और ये फार्मूला हमारे पास स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का है। ठीक है, अब ये जो फार्मूला आया, इससे रिलेटेड कुछ और नए कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। इसको थोड़ा सा इसका एनालिसिस हम करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, हमने सबसे पहले देखा कि जो टाइम पीरियड है t, उसका फार्मूला आया 2π√m/k। मतलब टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √m एंड टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√k। ठीक है, इससे क्या क्या चीज़ें पता चल रही है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, द टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड। वो एम्पलीट्यूड पर डिपेंड नहीं कर रहा है, वो केवल मास पर डिपेंड कर रहा है और स्प्रिंग कांस्टेंट पे डिपेंड कर रहा है। सेकंड पॉइंट हमको लिखना है, फॉर अ गिवन स्प्रिंग कांस्टेंट इफ यू आर टेकिंग दिस के एज अ कांस्टेंट देन द टाइम पीरियड इंक्रीज विथ मास। ओके, अगर हम हेवियर बॉडी की बात करेंगे तो उसका टाइम पीरियड ज़्यादा होगा, मतलब वो स्लो मूव करेगी। वो तो हम समझते ही हैं, क्योंकि हेवी बॉडी है तो स्लो मूव करेगी। तो ये कुछ पॉइंट आपको नोट डाउन करना है। तीसरा पॉइंट आपको नोट डाउन करना है, फॉर अ गिवन मास द टाइम पीरियड डिक्रीज एज स्प्रिंग कांस्टेंट के इंक्रीजेस। अगर कोई स्प्रिंग कांस्टेंट ज़्यादा है तो टाइम पीरियड डिक्रीज होगा, मतलब ज़्यादा फास्ट वो मूव करेगी, क्योंकि उसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज़्यादा है, वो जल्दी रिटर्न अपने पोजिशन पर रिस्टोरिंग फोर्स ज़्यादा लगाएगी। ओके, तीसरा हमको याद रखना है कि स्टीफर स्प्रिंग लार्ज की, जिसका के ज़्यादा होगा वो जल्दी ऑसिलेट करेगी, उसका क्विकर ऑसिलेशन होगा। तो ये कुछ पॉइंट जो है वो आपको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, एक बार नोट डाउन कर लीजिए, आगे हम बढ़ते हैं। ये सारे पॉइंट आपको लिख लेना है। ठीक है, अब हम यहाँ पर नेक्स्ट केस देख रहे हैं, जिसमें हमने देखा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ऑसिलेटिंग इन वर्टिकल प्लेन। सेम डिक्टो केस है, पर यहाँ पर अब हमको क्या देखना है, अब हमने एक वर्टिकल स्प्रिंग से एक ब्लॉक को कनेक्ट किया है जिसका मास m है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है। अच्छा, यहाँ पर हमने एक सीलिंग से स्प्रिंग को कनेक्ट किया है जो कि रिजिड है। ठीक है, वो मूव नहीं कर रही है, मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 है। और ब्लॉक को हमने कनेक्ट किया है, तो डेफिनेटली इस ब्लॉक पर एक फोर्स लगेगा, दैट इज mg। ठीक है, ग्रेविटी। और यहाँ पर ये जो स्प्रिंग है वो उसकी नेचुरल लेंथ से कुछ डिस्प्लेस हो जाएगी, जिसको हम x0 कह देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम एट इक्विलिब्रियम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें, जब वो मीन पोजीशन पे होगा, इक्विलिब्रियम पे होगा, ये x0 उसका मीन पोजीशन हो गया, ये क्या हो गया उसका अब मीन पोजीशन। ठीक है, मीन पोजीशन। ओके, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं mg इज इक्वल टू k इंटू x0। ओके, तो ये हमने देखा। अब यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि सर ऐसा क्यों किया कि आपने यहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं लिया, क्योंकि हम यहाँ पर फोर्स को बैलेंस कर रहे हैं, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। डायरेक्शन हमको पता है कि स्प्रिंग का फोर्स जो है वो अपवर्ड लगेगा और ग्रेविटी डाउनवर्ड लगेगी। तो ये हमने एक इक्वेशन नंबर 1 लिख लिया। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम इस ब्लॉक को डिस्प्लेस करेंगे, और जो यहाँ पर उसका इक्विलिब्रियम केस था, यहाँ पर जो उसका नेचुरल लेंथ था उससे पहले वो x0 पर आया, फिर हमने उसको और डिस्प्लेस किया x। तो अब टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया x प्लस x0। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? x प्लस x0। ओके, अच्छा यहाँ पर अब अगर हम फोर्स लगाएंगे कि स्प्रिंग का फोर्स कितना है भैया, तो हम लिखेंगे माइनस k इंटू एक्स प्लस x0। पर यहाँ पर हमको ग्रेविटेशनल फोर्स भी काउंट करना पड़ेगा। ओके, तो हमने यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी लिख दिया। नेट फोर्स की अगर हम बात करें तो ये स्प्रिंग का फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसको हम लिख सकते हैं, नेट फोर्स को क्या लिख सकते हैं? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास इंटू एक्सेलरेशन।
ओके, तो यहाँ पर हमने लिखा k इंटू एक्स माइनस के इंटू एक्स नॉट प्लस एम जी। ओके, है ना। आप अगर इसको मैं वापस से थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं तो अगर इसका एफबीडी बनाते हैं, एक्स डिस्प्लेसमेंट पर हम अगर एफबीडी बनाते हैं तो ऊपर फोर्स लग रहा है k इंटू एक्स प्लस एक्स नॉट और नीचे फोर्स लग रहा है mg और यही है नेट फोर्स। ओके, दोनों का सब्ट्रैक्शन नेट फोर्स। हम यहाँ पर इस इक्वेशन 1 से इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं, वापस से हमारे पास वही इक्वेशन आ गया a इज इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स। ठीक है, मतलब ये SHM परफॉर्म करेगा क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ एक्स आया, SHM परफॉर्म करेगा। ठीक है, इससे हमको ये बात पता चल रहा है कि अगर ग्रेविटी लग रहा है, एक कांस्टेंट फोर्स किसी बॉडी पर लगता है जो SHM परफॉर्म कर रहा है और कांस्टेंट फोर्स लगा देने के बाद भी टाइम पीरियड वही आ रहा है। देखो आप यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर अगर हम कंपेयर करेंगे तो k बाई एम आया, तो यहाँ से टाइम पीरियड हमारे पास में आया 2 पाई रूट एम बाई के, सेम डिक्टो वही केस आया। मतलब अगर वर्टिकल स्प्रिंग की बात करें या हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग की बात करें, टाइम पीरियड सेम है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर ऐसा कोई पार्टिकल जो SHM परफॉर्म कर रहा है उस पर अगर कोई कांस्टेंट फोर्स लगता है तो भी वो SHM ही परफॉर्म करेगा, क्योंकि कांस्टेंट फोर्स लगने लगा, यहाँ पर mg लगने लगा, ये एक्स्ट्रा फोर्स mg लगने लगा, तो भी टाइम पीरियड वही आ रहा है। तो ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको लिख लेना है, आप नोट डाउन कर लीजिए। इफ अ बॉडी परफॉर्मिंग SHM एंड वी अप्लाइड एक्स्ट्रा a constant force on that body, there is no change in SHM and time period also, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा एक्सटर्नल फोर्स लगाया, कोई चेंज नहीं होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए, टाइम पीरियड वही होगा। अगर हमने एक वर्टिकल स्प्रिंग की बात की या हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग की बात की, टाइम पीरियड सेम होगा। तो हमने यहाँ पर क्या क्या देखा? हमने यहाँ पर देखा कि अगर कोई स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है तो उसका टाइम पीरियड क्या होता है, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने देखे। टाइम पीरियड किन किन बातों पर डिपेंड करता है, ये सब हमने देखा। उससे रिलेटेड कुछ जेई में आए हुए क्वेश्चन हम देखते हैं ताकि हमको समझ में आ जाए कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है कि नहीं। इससे पहले हम और कुछ कॉन्सेप्ट देख ले हैं, है ना। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि अगर आपने वर्टिकल रखा या हॉरिजॉन्टल रखा, टाइम पीरियड सेम है, मतलब आप किसी भी एंगल पर रखें टाइम पीरियड सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर अगर हमने ये वाला केस देखा जो हमारे पास में फर्स्ट इंक्लाइन प्लेन वाला केस दिख रहा है, तो यहाँ पर इस ब्लॉक पर एक्स्ट्रा mg साइन थीटा लगने लगा। ठीक है, तो भी टाइम पीरियड सेम ही रहेगा, 2 पाई रूट एम बाई के ही रहेगा। ओके, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ स्प्रिंग पर फोर्स लग रहा है टेंशन के बराबर और वही टेंशन इस ब्लॉक पे लग रहा है, तो भी टाइम पीरियड सेम ही होगा, क्योंकि यहाँ पर ये स्ट्रिंग जो है वो स्प्रिंग से कनेक्टेड है। तो जो मोशन स्प्रिंग का होगा वही स्ट्रिंग का होगा और वही ब्लॉक का होगा। तो ये सब इंटरकनेक्टेड है, तो टाइम पीरियड सेम ही होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और लिख लीजिए, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पर हमारी स्क्रीन पर JEE 2025 इसी साल आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब ये जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी 2025 JEE मेंस ऑनलाइन एग्जाम जो हुआ था 8 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट में, लेटेस्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है जो कि इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है, ब्लॉक ऑफ मास 2 kg अटैच्ड टू दी वन एंड ऑफ अ मासलेस स्प्रिंग whose other end is fixed at the wall. Okay, the spring mass system now move on the frictionless horizontal table. The spring natural length is 2 मीटर। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन वैसे तो स्पीड का है, पर हमने चूंकि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम अब समझ लिया है तो हम वहां पर इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। ठीक है, तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम उसका नेचुरल लेंथ 2 मीटर है, स्प्रिंग कांस्टेंट 200 न्यूटन पर मीटर गिवन है। ये सारी चीज हमने यहाँ पर देखी। हमने देखा कि स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट न्यूटन पर मीटर होता है, यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है 200 न्यूटन और नेचुरल लेंथ है 2 मीटर। ठीक है, अब ब्लॉक इज पुश सच दैट द लेंथ ऑफ स्प्रिंग बिकम 1 मीटर, उसको हमने पुश किया। तो थोड़ा सा हम डायग्राम बना लेते हैं तो और अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले वैसा ही डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास में ये स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग का जो नेचुरल लेंथ है वो है 2 मीटर। तो यहाँ पर x इक्वल टू 0 से अभी नेचुरल लेंथ कितना है
2 मीटर है। सारा कॉन्सेप्ट हमको समझना पड़ेंगे। अब हमने उसको पुश किया, अब हमने पुश किया यहाँ पर, उसका लेंथ कर दिया 1 मीटर, यहाँ तक हमने पुश कर दिया 1 मीटर तक, ठीक है। तो अब x का वैल्यू कितना हो गया 1 मीटर, और एम्पलीट्यूड भी यहाँ पर 1 मीटर हो जाएगा, क्योंकि जितना उसको पुश करेंगे उतना ही उसका एम्पलीट्यूड होगा। a का वैल्यू हमको मिला 1 मीटर। ओके, आगे बढ़ते हैं। द ब्लॉक इज पुश्ड दैट द लेंथ ऑफ स्प्रिंग बिकम 1 मीटर एंड देन रिलीज फॉर एट x इक्वल टू डिस्टेंस x मीटर, दैट x इज लेस देन 2 फ्रॉम द वॉल। वो तो होना ही है, ठीक है, मतलब यहाँ पे कहीं वो पहुंचा है यहाँ पर, ठीक है। जब हमने पुश किया, छोड़ा, आगे बढ़ा, ठीक है। द स्पीड ऑफ ब्लॉक, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम स्पीड की बात करें, उसका इक्वेशन देखें स्पीड का, तो एक बार आप पुराने वीडियो देखेंगे तो स्पीड का आपको समझ में आएगा कि ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। और x जो है ए मीन पोजीशन से, तो यहाँ से x जो होगा वो मीन पोजीशन से होगा, मतलब कि 2 माइनस एक्स होगा, ठीक है। x जो डिस्टेंस मेजर करते हैं वो मीन पोजीशन से मेजर करते हैं, पर यहाँ पर जो डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं हम, वो वॉल से मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 माइनस एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमको सबसे पहले ओमेगा का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, और ओमेगा का वैल्यू हमने क्या देखा था, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम, जो अभी हाल हमने देखा। तो ओमेगा स्क्वायर, के का वैल्यू कितना है 200, ओके, और एम का वैल्यू कितना है 2 kg, तो 2 मतलब ओमेगा का वैल्यू आया 10 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। जो मतलब आप देखिएगा जेई में जब भी कोई न्यूमेरिकल आता है तो वो डायरेक्ट नहीं होता, वहां पर बहुत सारे वो क्वेश्चन, बहुत सारा कॉन्सेप्ट मर्ज कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि ये जो हमने क्या देखा, हमने देखा कि सबसे पहले ओमेगा फाइंड करना है। ओमेगा फाइंड करने के लिए आपको यहाँ पर वैल्यू यूज करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम, जो हमने डिराइव किया। तो यहाँ पर वेलोसिटी v इज इक्वल टू 10, एम्पलीट्यूड जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस x का वैल्यू हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। आप देख सकते हैं, तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू 10, ठीक है, इन द ब्रैकेट 1 माइनस 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और इसका पावर 1/2। देखेंगे हम कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। डेफिनेटली यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, ए पर हम टिक करेंगे, तो ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। मतलब जो हमने बेसिक चीजें देखी, उन बेसिक चीजों की हेल्प से ही आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं, ठीक है। बस कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारी स्क्रीन पर है जेई मेंस 2026 सितंबर इवनिंग स्लॉट का क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। ओके, हम यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट समझने के बाद में अब आपको ये बता रहे हैं कि जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं उन कॉन्सेप्ट्स की हेल्प से आप न्यूमेरिकल कैसे कर सकते हैं, उसकी हम आप बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में जेई मेंस 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन में गिवन है, व्हेन अ पार्टिकल ऑफ मास m is attached to a vertical spring of a spring constant k and release, its motion is described by yt is equal to y naught a sine square omega t, where y is measured from the lower end of unstretched spring, then omega is equal to, okay। अच्छा, यहाँ पर जो इक्वेशन हमको दे रखी है y इज इक्वल टू वाई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी, है ना। अगर इसको जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट करें, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एसएचएम के इक्वेशन में स्क्वायर नहीं आता है, हमारे पास लीनियर टर्म आता है, तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाएंगे, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसमें एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट एड है वाई नॉट। अच्छा, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो हमको मिला है वो 2 ओमेगा मिला है, ओमेगा नहीं है 2 ओमेगा। जब स्क्वायर वाला टर्म आएगा तो फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी, ये उसका सेकंड हार्मोनिक है, ठीक है। यहाँ पर 2 ओमेगा मिला हमको, ठीक है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी हो गया 2 ओमेगा, हमको पता है ये फ्रीक्वेंसी जो होता है ये होता है रूट एम बाई के, स्प्रिंग है ना यहाँ पर, तो के बाई एम, ठीक है। देखिए आप बड़े इंपॉर्टेंट तरीके से सारे फॉर्मूले याद रखना, यहाँ पर m बाई के बाई एम, सारी चीज़ें याद रखना। हमने देखा था के बाई एम होता है,
तो 2 ओमेगा का वैल्यू रूट के बाय एम आया और ओमेगा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/2 रूट के बाय एम। पर यहाँ पर जब हम इस ऑप्शन को देख रहे हैं तो यहाँ पर ऐसा एक भी ऑप्शन हमारे पास नहीं प्रेजेंट है। पर यहाँ पर हमको पता है ओमेगा ये वाई नॉट जो है वो इक्विलिब्रियम डिस्प्लेसमेंट है। मतलब यहाँ पर जब हमने उसे कहीं पर स्ट्रेच नहीं किया था तो जो नेचुरल लेंथ से वो डिस्प्लेस हुआ था वो वाई नॉट हुआ था। और क्यों हुआ था? क्योंकि नीचे mg लग रहा था, ठीक है, और ऊपर लग रहा है k इंटू वाई नॉट। तो यहाँ पर k इंटू वाई नॉट दैट इज इक्वल टू, यही तो उसका एम्पलीट्यूड, और यहाँ पर एम्पलीट्यूड भी वाई नॉट ही सबसे अच्छी बात हो। तो k वाई नॉट इज इक्वल टू एम जी। तो यहाँ पर हमको k बाय एम का वैल्यू निकालना है जो कि होगा g बाय वाई नॉट, और वही यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ओमेगा हमारे पास में आया 1/2 रूट g बाय वाई नॉट। आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। डेफिनेटली बी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर ओमेगा जो है वो डबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं वो डिक्टो वही क्वेश्चन है जो हमने कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो देखे थे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम से रिलेटेड, वो वर्टिकल रहे या हॉरिजॉन्टल रहे, टाइम पीरियड सेम ही होता है। हमने यहाँ पर एक और नया कॉन्सेप्ट देखा जिसमें अगर कोई पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है और अगर कोई उस पर एक्सटर्नल कांस्टेंट फोर्स लगने लग जाता है तो भी वो उसी टाइम पीरियड का एसएचएम परफॉर्म करेगा। जैसे यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो टाइम पीरियड था वही वर्टिकल में भी आया, पर वर्टिकल में एक एक्स्ट्रा कांस्टेंट फोर्स लगता है mg वर्टिकली डाउनवर्ड, पर टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं आया है। इसलिए हम ये कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर यही कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं आता, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वाला नहीं आता, और अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाता, अगर हम ऐसा लिख देते हैं कि चलो एक पार्टिकल यहाँ पर एक हमने ब्लॉक को कनेक्ट किया, अब इस पर कांस्टेंट एफ फोर्स लगा रखा है, बताओ अब एसएचएम का टाइम पीरियड कितना होगा? वही होगा, क्योंकि कांस्टेंट फोर्स लगाने से हमने यहाँ पर mg की जगह f लगा दिया, ठीक है, टाइम पीरियड वही होगा। हमने यहाँ पर जेई से रिलेटेड न्यूमेरिकल देखे, है ना, जो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम से रिलेटेड थे। हमने वर्टिकल स्प्रिंग का टाइम पीरियड देखा, अगर इंक्लाइन प्लेन पर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है तो टाइम पीरियड सेम ही होगा, अगर हमने स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिया स्प्रिंग को तो टाइम पीरियड सेम ही होगा। ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। उसके बाद का जो लेक्चर होगा उसमें और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट देखेंगे हम। वहाँ पर देखेंगे अगर हमने दो ब्लॉक को स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया तो वो दोनों ब्लॉक एसएचएम कैसे परफॉर्म करेंगे और उसका टाइम पीरियड कैसे आप फाइंड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।